अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज मेरे पास आपको देने के लिए 4 खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो हम सब पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान में जो सोने और तांबी के 5वें बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, उनसे मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट हुई है। वो ये कि नैब ने इस केस के ऊपर बहुत अर्क-रेज़ी के साथ तफ्तीश की और एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया है एहतसाब अदालत कोयटा में, जिसके अंदर 25 से 26 मुल्ज़िमान नामज़द किए गए हैं और बहुत बड़े बड़े मुल्ज़िमान हैं। उस सिलसिले में 2 अहम लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी है। उनमें से एक साबिक चेयरमैन है बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा टिथियान कॉपर कंपनी के जो पाकिस्तान अफेयर्स के और सिक्योरिटी के हेड थे। इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनको अदालत में पेश करके इनका रिमांड भी हासिल कर लिया है। नैब ने जो तफ्तीश की है, उसके बाद उस दौर के कुछ अफसरान ने नैब के सामने ये कन्फेस कर लिया है कि उन्होंने रिश्वत लेकर इन कंपनीज़ को आउट ऑफ द वे अकोमोडेट किया और इसी वजह से ये कंपनियां अब जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 6 अरब डॉलर्स का हर्जाना क्लेम करने के काबिल हुई हैं। अब इस केस को हुकूमत प्रॉपरली परसू कर रही है। उस सिलसिले में तमाम लोगों को 18 नवंबर की तारीख दी है एहतसाब अदालत ने, जो लोग नामज़द हैं कि वो अदालत में आएँ और अपने जवाब दाखिल कराएँ। 4 मुल्ज़िमान ने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट भी करवा ली है। ज़ाहिर सी बात है, अब वो कानून के दायरे में आ गए हैं। अगर वो साबित कर सकेंगे अपने आप को बेगुनाह तो अदालत उनको छोड़ देगी, वरना उनकी बेल बिफोर अरेस्ट कैंसिल करके उनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। अब हुआ ये कि 1993 के अंदर एक कंपनी थी BHP ऑस्ट्रेलियन कंपनी, वो बलूचिस्तान हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट में गई। फिर सन 2000 के करीब उसने एक और कंपनी को बेच दिया ये कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत देकर। नई कंपनी ने फिर कुछ अरसे बाद रिश्वत देकर टिथियान कॉपर कंपनी को अपने राइट्स बेच दिए और वो चली गई। ये टिथियान कंपनी कुछ ख़ास काम नहीं कर सकी। इसके पास तकरीबन 500 किलोमीटर का रकबा था, उसमें सिर्फ 6 किलोमीटर के ऊपर इसने एक्सप्लोरेशन की, एक सस्ती सी फिजिबिलिटी स्टडी बनाई और सब कुछ हड़प करना चाहती थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोका। उसके ख़िलाफ़ ये कंपनी ब्लैकमेल करते हुए चली गई है इंटरनेशनल कोर्ट, जो आर्बिट्रेशन की होती है बिज़नेस से मुतालिक। उस सिलसिले में अब पाकिस्तान ने तहकीकात शुरू की हैं। 2 लोगों ने कन्फेस भी कर लिया है। अगर उन लोगों को कन्फेस करने के बाद अदालत में उनका एतराफ़ी बयान जमा करवा दिया जाता है और शवाहिद के साथ साबित कर दिया जाता है कि ये रिश्वत लेकर ये गैर कानूनी तौर पर माइनिंग रूल्स तब्दील किए गए, इन कंपनियों को अकोमोडेट किया गया, रेवेन्यू के रूल जो होते हैं लैंड अलॉटमेंट के, उनको रिश्वत देकर चेंज किया गया। उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर जो थे, उस इलाके के चीफ सेक्रेटरी, उस दौर के चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उस दौर के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, गवर्नर का नाम लिया जा रहा है उस दौर के बलूचिस्तान के। इस लेवल के बड़े लोग का नाम इसमें आ रहा है जो इसमें नामजद मुल्ज़िमान हैं। इन तमाम लोगों को अदालत ने बुलाया है। गवर्नर को फ़िलहाल रिलीफ दिया गया है, न जाने कौन सी वजूहत ऐसी हो गई थी, लेकिन बाकी तमाम लोगों को अदालत ने बुलाया है, उनसे सवाल किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये साबित करने में कामयाब हुआ, जो कि हुआ होगा, रिश्वत लेकर इन लोगों को अकोमोडेट किया, तो ये 6 अरब डॉलर का पाकिस्तान के ऊपर जो एक हर्जाने का केस तलवार की तरह लटक रहा है, पाकिस्तान उसे उसी तरह सेटल करवाने में कामयाब हो जाएगा जिस तरह के तुर्की के कार के प्लांट का केस पाकिस्तान ने सेटल करवाया है। उस केस के अंदर भी पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब डॉलर से ज़ायद का हर्जाना हुआ था। जब पाकिस्तान ने उसकी करप्शन पकड़ ली और सबूत तमाम के तमाम जो है आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाकर दे दिए, तो तुर्की थ्रू तैयब उर्दुगान पाकिस्तान के साथ डील करने में आया और डील की और अपने आप को बचा के ले गया। इस केस में भी ये कंपनी यकीनन ऐसे ही भागेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। उसके बाद पाकिस्तान इन सोने और तांबे के ज़खायर को निकालने की पोजीशन में आएगा। नई ऑक्शंस होंगी और पाकिस्तान अगले 4-5 साल में इस पोजीशन में होगा कि इससे इस्तिफ़ादा कर सके। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसने इस साल के पहले 4 माह के दौरान अपने रेवेन्यू में 50 अरब रुपए का इजाफा किया है। ये इन हालात में बहुत अच्छा इजाफा है गुज़श्ता साल की निस्बत, क्योंकि कोरोना के बाद मईशत सुकड़ गई है, बहुत सारे मसाइल हुए हैं, लेकिन ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। और इसी को देखते हुए जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसने भी एक अच्छा जंप लिया है। उसने अपने रेवेन्यूज़ के अंदर 9.5% इजाफा किया है। ये पंजाब का डिपार्टमेंट, अब चूँकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सूबे खुद लेते हैं, तो उनके अंदर एक इजाफा, बड़ा हल्दी इजाफा है। इस सिलसिले में जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PR है, उसने अब ये फैसला किया है कि जितने पंजाब के अंदर शादी हॉल्स हैं, शादी के मैरिज लॉन्स हैं,
मार्कीज़ हैं और कैटरर्स हैं, इन तमाम को टैक्स नेट में लाया जाएगा प्रॉपरली। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि 60,000 के करीब जो रिटेलर्स थे उनको हुकूमत अब टैक्स नेट में लाने के लिए कामयाब हो गई है और 30 नवंबर तक उनको टैक्स नेट में ले आया जाएगा। ये तमाम जो बड़े बड़े चेन्स थी पाकिस्तान में, जो स्टोर्स थे उनको, तो इस सिलसिले में PRA इन तमाम के साथ निगोशिएट कर रहा है, क्योंकि एक तो ये कस्टमर से पूरा टैक्स लेते हैं। आप किसी शादी की किसी फंक्शन की बुकिंग करवाने जाएं तो आपसे पूरा टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन सरकार के ख़जाने में कम पैसे, 4 गुना कम पैसे बताए जाते हैं। मसलन आपने 500 लोगों की बुकिंग करवाई, उसके हिसाब से आपने लेट्स सपोज 30,000 रुपया टैक्स दे दिया, तो ये क्या करेंगे, सरकार के कागज़ों में बताएंगे कि 100 लोगों की बुकिंग हुई है और ये 5,000 रुपया टैक्स है, ऊपर का 25,000 रुपया खा जाएंगे। तो आप में से जो हजरात भी बुकिंग करवाएं वो इनसे टैक्स की रसीद ज़रूर लें, उसकी स्लिप बाकायदा होती है, वो ज़रूर लें। आपको एक दफ़ा जाकर तरद्दुद ज़रूर करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा आपका चक्कर ज़रूर लगेगा उस फंक्शन के बाद, लेकिन आपके 30,000 रुपये दिए हुए उस सेठ की जेब में नहीं जाएंगे बल्कि कौम की जेब में जाएंगे। अब हम आते हैं आज की चौथी और आखिरी खुशखबरी की तरफ, तो वो ये है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस साल के इब्तदाई 4 माह के ज़िक्र करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, तो इनमें गुज़िश्ता साल की निस्बत 38% ज़्यादा स्मगलिंग का सामान पकड़ा गया। गुज़िश्ता साल इन्हीं 4 माह में 13.5 अरब रुपए का सामान पकड़ा गया था, जबकि इस साल 21.5 अरब रुपए का सामान पकड़ा गया है। ये चूँकि 38% बनता है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। स्मगलिंग पाकिस्तान में किस कदर ज़्यादा होती है, इसकी मिसाल मैं आपको सन 2013-14 देना चाहूँगा, जब उस वक्त के नून लीगी जो स्पेशल स्टेशन बराए रेवेन्यू थे, हारून अख्तर साहब, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जो 11 बड़ी स्मगलिंग की चीज़ें पाकिस्तान में स्मगल की जाती हैं, इनमें टायर्स हैं, मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कपड़ा है, इनकी स्मगलिंग 900 अरब रुपए की है। और इनके ऊपर अगर हम टैक्स लगा के पैसे वसूल करना चाहें तो 250 अरब रुपए का हमें हर साल लॉस हो रहा है। ये सिर्फ 11 बड़ी आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में अब चूँकि इस पर शिकंजा कसा गया है, अब इनकी स्मगलिंग होना कम हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने तमाम बॉर्डर सील कर रहा है, उसके ऊपर वायर कर रहा है, उससे भी स्मगलिंग में काफ़ी कमी आ रही है। तो इस सिलसिले में हम एक वीडियो आइंदा दिन में बनाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर्स कितने सील कर दिए गए हैं, कितने के ऊपर वायर लगा दी गई है और कितना रह गया और कितने अरसे में ये बाकी वायर भी लग जाएगी। इसी के साथ PTI हुकूमत ने आते ही जो मोबाइल की पाकिस्तान में स्मगलिंग थी, जो तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर्स थी, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान में एक मोबाइल भी स्मगल होकर नहीं आ सकता। उससे पाकिस्तानी कौम को 100 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो रहा है। ये फ़वाइद होते हैं स्मगलिंग रोक कर अपने वसाइल पैदा करने के। ये तो थी आज की तमाम खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है वो इसी तरह पाकिस्तान को तरक्कियाँ और कामरानियाँ अता करता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।